हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची केशरवानी आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रही थी। मॉडल प्रोटीन मॉडल जो पढ़ाया था मैंने, उसमें था तरल मोजाइक मॉडल पढ़ाया था, जिसको क्या बोलते हैं, लिपिड का समुद्र बोलते हैं। जो क्या होता है ना, लिपिड के समुद्र जो होते हैं वो प्रोटीन के द्वीपों के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें जो प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बाय प्रोटीन और आंतर प्रोटीन। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज देखते हैं इसका दूसरा मॉडल। दूसरा मॉडल क्या बोलता है, माइसेलर मॉडल, जिसको क्या बोलते हैं, मिसेलर मॉडल या माइसेलर मॉडल। ठीक है, यह मॉडल को किसने दिया था, हिलेयर और हॉफमैन नामक वैज्ञानिक ने प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझने के लिए प्रस्तुत किया था। जो कोशिका होता है उसको बाहर से एक आवरण घेरे रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, झिल्ली, और उस झिल्ली का नाम होता है प्लाज्मा झिल्ली, है ना। उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। तो उस झिल्ली के लिए, उस झिल्ली को, उनकी संरचना को समझने के लिए हॉफमैन और हिलेयर नामक वैज्ञानिक ने 1953 में एक थ्योरी दिया, है ना। उसके अनुसार क्या होता है, प्लाज्मा कला एक ग्लोब्यूलर इकाई होता है। क्या होता है, ग्लोब्यूलर इकाई, जो या तो एलिमेंट्री कणों के रूप में होता है। कैसे होता है, एलिमेंट्री कणों के रूप में, या ग्लोब्यूलर इकाई भी बोल सकते हैं इसको। ये जो प्लाज्मा कला होता है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, वो ग्लोबिन नामक जो एंजाइम होता है उससे मिलकर बना होता है, या फिर एलिमेंट्री कणों के रूप में होता है। इन्होंने क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया की कलाओं का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट को भी एक झिल्ली घेरे रहती है। हम लोगों ने कल पढ़ा, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक जो कोशिका होते हैं उसमें अलग अलग कोशिकांग होते हैं, और कोशिकांग में भी कोशिका झिल्ली मतलब कोशिकांग झिल्ली पाए जाते हैं, उन कोशिकांग के भी झिल्ली पाए जाते हैं। तो उसमें ये बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के भी अगर हम लोग झिल्लियों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, तो उनमें भी क्या होता है, ये जो झिल्ली होते हैं वो गोलाकार इकाइयों के रूप में, मिसेल्स के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, गोलाकार की होती है, जिनका व्यास क्या होता है, लगभग 40 एंगस्ट्रॉन्ग से लगभग 70 एंगस्ट्रॉन्ग तक होता है। तथा ये जो ग्लोब्यूल्स रिपीटेड इकाइयों, ग्लोबिन जो प्रोटीन होता है उसकी रिपीटेड इकाइयों से मिलकर बना होता है। देखो, आपस में जुड़ा होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मिलकर बना होता है। ग्लोब्यूल्स लिपिड में क्या होते हैं, ग्लोब्यूल्स जो लिपिड के अणु के केंद्र में होता है, जो ग्लोब्यूल्स होता है, जिसके ध्रुवीय सिरे पर परिधि की ओर एक अध्रुवीय सिरे के केंद्रक तथा अभिमुख होते हैं। ग्लोब्यूलर माइसेल्स का निर्माण कौन करता है, तो लिपिड्स करता है। बहुत सारे लिपिड्स मिलकर क्या करते हैं, ग्लोब्यूलर मिसेल्स का निर्माण करते हैं, जो कि प्रोटीन के आवरण के चारों ओर घिरे रहता है। देखो, इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें क्या है, फास्फोलिपिड, ध्रुवीय सिरे में क्या होता है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, और इसके यहाँ पे क्या होगा, जो इनको जोड़ के रखा है वो है प्रोटीन। ठीक है, फिर है जैव झिल्ली का रासायनिक संगठन। अगर जैव झिल्ली का मतलब हो गया कोशिका। कोशिका का झिल्ली का जो रासायनिक संगठन होता है वो किन किन पदार्थों से, किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, उसके बारे में जानते हैं। इसको प्लाज्मा झिल्ली को जैव झिल्ली भी बोलते हैं, हमको पता है। तो ये क्या होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है, लिपिड से मिलकर बना होता है, और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी इसमें जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें स्वतंत्र अवस्था होता है कार्बोहाइड्रेट का। लिपिड जो होता है वो ग्लाइकोलिपिड के, तथा प्रोटीन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में होता है। अब लिपिड भी बहुत प्रकार के होते हैं, प्रोटीन भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होता है हमारा, वो किससे बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से और ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बना होता है। ये दोनों पदार्थ क्या होते हैं, कोशिका के समान पहचान में क्षमता देते हैं। कौन कौन सा पदार्थ कितने कितने प्रतिशत में उपस्थित होता है, तो प्रोटीन जो होता है वो 60 to 80% होता है, और जो लिपिड होता है 20 to 40% होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो लगभग 5% ही होता है। ठीक है, जंतुओं के अगर यकृत तथा आरबीसीएस की जैव झिल्लियों में देखेंगे तो हेक्सोज और हेक्सोसामिन, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट तथा सिलिक एसिड प्रोटीन अणुओं के साथ मिले रहते हैं। अगर हम लोग एनिमल्स का जो यकृत होता है, लीवर जो होता है, अगर उसको देखेंगे तो उसमें उसकी जो आरबीसीएस की जो आरबीसीएस कोशिकाएं जो होती है और यकृत कोशिकाएं जो होती है, अगर उनकी जैव झिल्ली की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सिलिक एसिड होता है, हेक्सोज होता है, हेक्सोज होता है। ये जो प्रोटीन के साथ मिलकर बनते हैं। फिर अगर इसमें एंजाइम्स देखेंगे तो एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, तो इनके अलावा इनमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, लगभग 30 प्रकार के। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होता है, मैग्नीशियम एटीपेज होता है, एल्केलाइन फास्फेट, एडिनिल साइक्लेज, एसिड फास्फोमोनोएस्टरेज, आरएनएज, नेट के एक्टिवेटेज इत्यादि जो होते हैं वो प्रकीर्ण के रूप में 30 प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। प्रकीर्ण जो होता है प्लाज्मा झिल्ली में सामान्य रूप से पाए जाते हैं,
ये आयन का अभिगमन करता है। ये जो होते हैं प्लाज्मा झिल्ली वो आयन का अभिगमन करता है, मतलब कौन से आयन अंदर आएंगे कोशिका के और कौन से आयन कोशिका के बाहर जाएंगे उसको बताता है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के प्रकीर्ण जो होते हैं वो श्वसन संबंधित जो प्रक्रिया होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। क्लियर। प्लाज्मा झिल्ली या जैव झिल्ली के कार्य, अगर इनका कार्य देखेंगे तो ये क्या होता है, प्रतिरक्षात्मक आवरण होता है। क्या होता है, प्रतिरक्षात्मक आवरण होता है। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है कोशिका को सुरक्षा प्रदान या फिर सुरक्षा प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता देता है। कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, फॉरेन जो मटेरियल आते हैं, मतलब बाहर के जो मटेरियल्स आते हैं उनको आवागमन में सहायता करते हैं कि कौन सा चीज अंदर जाएगा कोशिका के और कौन सा बाहर जाएगा, है ना। और जो फॉरेन अटैक करते हैं, मतलब कोई जीवाणु कीटाणु जो अटैक करता है उनसे भी लड़ने का इनमें ताकत होता है। किसमें, प्लाज्मा झिल्ली में। जो ये झिल्ली होता है वो पारगम्य होता है, कुछ स्थान से वो कुछ चीज़ों को अंतर्ग्रहण करता है और कुछ चीज़ों को बाहर करता है, सिक्रेट करता है। कोशिकीय गति और प्रचलन में भी जो होता है ये प्लाज्मा झिल्ली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह अपने समान कोशिकाओं को आकर्षित करता है और कोशिकांगों को पृथक कर उनके अस्तित्व को बनाए रखता है। जैसे कि अगर एक रूम है, रूम है उसमें अगर दीवार नहीं होगी, मतलब एक घर है उसमें अगर दीवार नहीं होगा तो वो सारी चीज़ें एक जैसे दिखाई देंगी। एक ही तो हॉल में रहेगा, सब चीज़ें एक ही हॉल बना रहेगा। लेकिन अगर उसमें दीवार उठा देंगे तो क्या होगा, वही ये जो दीवार है ये इसमें झिल्ली का, कोशिका में झिल्ली का, दीवार का काम कौन करता है, झिल्ली करता है। अर्थात ये क्या होता है, ये इन सारे कोशिकांगों को अपने अस्तित्व में अपना एक अलग स्थान बनाने के लिए क्या करता है, स्वतंत्र रखता है। अगर इसका अभिगमन देखेंगे, ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो ये क्या करता है, रक्षण कार्य करता है, यांत्रिक अवलंबन, अवशोषण, उत्सर्जन आदि कार्यों को करता है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, अभिगमन। ये क्या करता है, बाहर के पदार्थ को प्लाज्मा झिल्ली से होकर अंदर लेता है और अंदर के कोई बाहर पदार्थ को बाहर करता है। इसको क्या बोलते हैं, परमिबिलिटी का गुण कहते हैं, पारगम्यता का गुण कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, विलायक, द्रव और घुलित वस्तुएं आ जा सकती हैं। विलायक जो होता है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट जो होता है, ये क्या होता है, ये अंदर आ जाती है चली जाती है। गैस जो होता है अंदर आ जाती है चली जाती है। और कुछ घुलित पदार्थ भी जो होता है वो उनमें आ जाती है। पारगम्यता के आधार पर जो झिल्लियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, अपारगम्य, पारगम्य और अर्धपारगम्य। अपारगम्य मतलब कोई जितने बहुत सारे पदार्थ होते हैं जैसे कि विलेय और विलायक दोनों अभिगमन नहीं कर सकते, है ना। विलय और विलायक जो होते हैं वो दोनों ही गमन नहीं कर सकते। इसको क्या बोलेंगे, अपारगम्य बोलेंगे। ठीक, पारगम्य वे झिल्लियां जिनसे होकर विलय और विलायक दोनों अभिगमन कर देते हैं, जो विलय भी कर सकता है और विलायक दोनों अभिगमन करते हैं। और अर्धपारगम्य, कुछ चीज में विलय गमन करेगा तो विलायक नहीं करेगा, कुछ चीज में विलायक गमन करेगा तो विलय गमन नहीं करेगा। इसको बोलते हैं अर्धपारगम्य। इस कारण इनकी झिल्लियों का विभेदीकरण पारगम्यता के कहते हैं। जैव झिल्लियां इसी प्रकार की होती है क्योंकि इनसे होकर विलायक तथा कुछ विलय जो होते हैं वो कोशिका के अंदर आ जा सकते हैं। फिर है कोशिका पारगम्यता के सिद्धांत। अगर इनके लिए भी बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, उनमें से कुछ निम्न है। अवरोधन दाब सिद्धांत, पहला है अवरोधन दाब सिद्धांत। ट्राब नामक वैज्ञानिक ने अवरोधन सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि किसी झिल्ली में किसी विलय की पारगम्यता, मतलब किसी विलय का जो आने जाने का क्षमता होता है वो झिल्ली के पदार्थ के प्रति उसके सापेक्ष बंधुता, जल की बंधुता कितनी अधिक है। मतलब कोई भी पदार्थ है वो जल से कितना इंटर रिलेट कर पाता है, जल से कितना संबंध स्थापित कर पाता है, या फिर वो उसके लिए प्रिय है अथवा नहीं है जल, जो उसके आधार पर ये मत प्रस्तुत किया था उन्होंने, अवरोधन दाब सिद्धांत। यद्यपि वैज्ञानिक इस सिद्धांत की कोई बहुत बड़ी त्रुटि तो स्पष्ट नहीं कर पाता, इसको ज़्यादा मान्यता भी नहीं मिली। फिर है विलियन सिद्धांत, सॉल्यूशन थ्योरी। इनके प्रतिपादक थे ओवरटन नामक वैज्ञानिक। इन्होंने क्या बताया कि लिपिडों और वसाओं से निर्मित होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन इन्होंने बताया, किसने, ओवरटन नामक वैज्ञानिक ने, कि लिपिड और वसा से मिलकर बना होता है। अतः वे पदार्थों के पारगम्य होती है जो उनमें सरलतापूर्वक घुल जाते हैं। जो क्या होता है, लिपिड में और वसा में सरलतापूर्वक घुल जाते हैं, वो झिल्ली उसमें प्लाज्मा झिल्ली जो होता है क्या होता है, पारगम्य होता है। इस सिद्धांत का समर्थन विभिन्न पदार्थों के प्रति झिल्ली की पारगम्यता लिपिड में उनकी विलीयता पर निर्भर होती है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत जो है रिक्तिकाओं में अम्लों के संचयन को समझने में मदद करता है।
इस सिद्धांत से उन पदार्थों जैसे शर्करा, अमीनो अम्ल, खनिज के पारगमन का कारण स्पष्ट नहीं होता जो लिपिड में विलय नहीं होते। तीसरा सिद्धांत है आपका चित्र वर्ण परिकल्पना। क्या है? मोजाइक हाइपोथेसिस, चित्र वर्ण परिकल्पना। नेथनसन नामक वैज्ञानिक ने 1904 में बताया कि जो आपका प्लाज्मा झिल्ली होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है और एक चित्र वर्ण जैसा होता है, चित्र के जैसा दिखाई देता है। तो लिपिड में विलय पदार्थों को लिपिडीय क्षेत्र में होकर पारगमन करते हैं और प्रोटीन में विलय जो पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन वाले भागों से निकलते हैं। इस सिद्धांत को भी कोई मान्यता नहीं मिली। फिर आपका नेक्स्ट छलनी अथवा परानिस्यंदन सिद्धांत, इसको किसने दिया था? रूहलैंड और कुस्टर तथा हाफमैन वैज्ञानिकों ने छानने छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन्होंने बताया कि जो झिल्ली होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, रंध्र होते हैं जो छलनी के जैसा कार्य करते हैं। छलनी में क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके जैसा कार्य करता है। इन छेदों में क्या होता है? जो अणु जो होते हैं वो सामान्य आकार के होते हैं, वो चले जाते हैं, और जो बड़े आकार के होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें से पार नहीं कर पाते। इन छेदों का व्यास क्या होता है? बदलते रहता है, बोल रहे हैं कंटिन्यूअस, एक ही जैसा नहीं होता, ये धीरे कभी छोटा कभी बड़ा। इस सिद्धांत का समान आकार के अणुओं वाले विभिन्न पदार्थों पर समान रूप से लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यह प्रेक्षित किया गया कि कुछ झिल्लियों में अल्केलाइड के बड़े अणु तो पार हो जाते हैं जबकि अमीनो अम्ल के अपेक्षाकृत अणु पार नहीं हो पाते। छलनी अथवा परानिस्यंदन का सिद्धांत जो है वो बोलता है कि जो छेद होता है, जो झिल्ली का छेद होता है उसमें बड़े अणु तो आराम से पार हो जाते हैं ना, बड़े अणु क्या होते हैं? आराम से पार हो जाते हैं। देखो इसमें क्या बोला है कि जो छेद होता है उसमें छोटे अणु पार कर लेते हैं इस सिद्धांत के अनुसार, और बड़े अणु नहीं कर पाते। लेकिन फिर कुछ और जो टेक्निक मतलब कुछ और अध्ययन किया गया इस सिद्धांत के ऊपर, तो कुछ लोगों का मत है कि जो एल्केलाइड्स होते हैं उनके बड़े अणु जो है वो आसानी से पार हो जाते हैं, लेकिन जो अमीनो अम्ल के छोटे अणु होते हैं वो पार नहीं हो पाते। क्यों? छलनी, तो ये क्या हो जाएगा इसका? उसके विपरीत बात कर दिया। फिर आपका नेक्स्ट कोलाइडी सिद्धांत, इसमें क्या बोल रहा है कि इनके जो झिल्ली होती है वो बहु अवस्था कोलाइडी अवस्था का निर्माण करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के कोलाइडी सिद्धांतों के अनुसार श्यानता, विस्कोसिटी परिवर्तन, व्यवस्था का उत्क्रमण अथवा विद्युत क्रियाएं झिल्ली की पारगम्यता में परिवर्तन लाने के लिए होते हैं, पर झिल्ली की उस उत्क्रमण अवस्था की कल्पना की गई, उसकी पुष्टि की कोई आधार नहीं दिया गया। फिर है विद्युत कोशिका सिद्धांत, माइकेलिस कार्य तथा लाइड के अनुसार झिल्लियों में कुछ ऐसे रंध्र होते हैं, कुछ झिल्लियां इस झिल्ली में कुछ ऐसे रंध्र होते हैं जो झिल्लियों के आवेशित प्रोटीनों द्वारा घिरे रहते हैं। इसमें ये जो झिल्ली होते हैं, या अगर यहाँ पे छेद है तो यहाँ पे क्या होता है? आवेशित प्रोटीन होते हैं, चार्जेबल प्रोटीन होते हैं, चार्जेस होते हैं। तो जो क्या करता है वो अपने से जो धनात्मक कण होते हैं, मतलब अपने जो पॉजिटिव वे में जो कण को लेकर चलते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना, और जो ऋणात्मक होता है मतलब उसके विपरीत होता है उसको क्या कर देते हैं? अपने पास आने नहीं देते, और जो धनात्मक होता है वो उस छेद से अंदर घुस जाता है। ये है आपके कुछ सिद्धांत, 6 सिद्धांत हम लोगों ने आपको बताया यहाँ पे। किस चीज का? पारगम्यता को। झिल्ली में से क्या बोलना चाहिए आपका? जैव झिल्ली जो होता है उसमें से अभिगमन कैसे हो सकता है? अगर देखते हैं इसका, अगर अभिगमन और किस प्रकार से करता है तो पराशरण, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वह क्रिया है जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली से जल या दूसरे जो विलायक होते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। मतलब अगर कोशिका के बाहर का जो सांद्रता होगा, पराशरण का मतलब क्या होता है? एक लाइन में अगर देखेंगे तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अगर कण जो होते हैं वो गति करते हैं उसको बोलते हैं पराशरण। ठीक है, तो ये क्या करता है? जल या जो दूसरे विलायक होते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो जाते हैं, विलायक जो होता है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। इसमें क्या होता है? जल का विसरण तथा अवशोषण जीवों में होता है। इससे इस पराशरण क्रिया के कारण ही जल का कोशिका में जल का क्या होता है? विसरण होता है। विसरण मतलब बाहर निकलना, और पराशरण होता है, ठीक है, शोषण होता है, अंदर घुसना और बाहर निकलना। एक थीसिल कीप के चौड़े सिरे पर मछली के आमाशय, मेंढक के मूत्राशय या अंडे की बाहरी पतली सफेद झिल्ली को बांध देते हैं। क्या बोल रहा है कि एक कीप लिया, थीसिल कीप लिया, उसमें क्या किया? या तो मछली का आमाशय ले लिया या फिर मेंढक का मूत्राशय या अंडे के बाहरी पतला जो सफेद झिल्ली होता है उसको ले लिया और उस कीप के ऊपर बांध दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि ये झिल्लियां जो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। इनकी जो झिल्लियां होती है वो क्या करती है? अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। थीसिल कीप में एक निश्चित स्तर तक शक्कर का गाढ़ा घोल भर देते हैं। अब जो कीप है उसमें क्या किया हम लोगों ने? शक्कर का गाढ़ा घोल भर दिया और इसके चौड़े भाग को बीकर में रखकर आसुत जल में डुबा दिया। फिर जो चौड़ा भाग था उसको क्या किया? आसुत जल में डुबो दिया।
कुछ समय के बाद जो बीकर का पानी था पराश्रित होकर अंदर आने लगता है। तो जो बीकर में पानी था वो क्या होने लगा, उस कीप के अंदर आने लगा और जो शक्कर का घोल था उसका लेयर जो था, मतलब उसका जो स्तर था है ना, उसको बढ़ा दिया। और यह क्रिया तब तक चलती रहती जब तक झिल्ली के दोनों तरफ की सांद्रता बराबर ना हो जाए। मतलब इधर और इधर दोनों जो साइड होते हैं उसमें क्या हो, सांद्रता बराबर ना हो जाए, तब तक ये क्या हो, जब क्वांटिटी में बराबर ना हो जाए तब तक ये क्रिया चलती रहती है। पानी या विलायक के अंदर आने के कारण थिसिल कैप में एक दाब पैदा होता है जिसे पराशरण दाब कहते हैं। अतः पराशरण दाब, अच्छा देखो दो चीज तो पूछता है, पराशरण किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद पराशरण दाब। पराशरण दाब क्या होता है, वह दाब जो किसी कोशिका के विलयन के अंदर अर्धपारगम या झिल्ली से अलग करने के बाद विलायक को अंदर आने से रोक दे। पराशरण दाब वह दाब होता है जो क्या करता है, कोई भी झिल्ली से पराशरण होने के बाद कोशिका में विलयन के आने के बाद और क्या होता है, अर्धपारगम या झिल्ली से अलग करने के बाद विलायक को अंदर आने से रोक दे, वो क्या बोलते हैं, उसको पराशरण दाब। यह विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। हमेशा ये क्या करता है, विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसका पराशरण दाब भी उतना ही अधिक होता है। यदि विलयन की सांद्रता अधिक होती है तो पराशरण दाब अधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है ना। जीवित कोशिकाओं के चारों तरफ हमेशा कोई ना कोई तरल माध्यम होता है। उदाहरण स्वरूप तालाब के एक कोशिकीय जीवों के चारों तरफ स्वच्छ जल, समुद्री जीवों के चारों तरफ लवणीय जल और बहुकोशिकीय जंतुओं के चारों तरफ रुधिर और लसिका होता है। जल मतलब क्या होता है, एक विलयन की बात करें ना, तो सांद्रता के आधार पर ये जो माध्यम है अग्रलिखित 3 प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या, समपराश्रयी विलयन होता है, अल्प पराश्रयी विलयन होता है और अति पराश्रयी विलयन होता है। समपराश्रयी विलयन जिसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई भी विलयन जो होती है वो सांद्रता कोई विलयन, किसी विलयन की जो सांद्रता होती है वो कोशिका द्रव्य की सांद्रता के बराबर हो। विलयन की सांद्रता और कोशिका द्रव्य की सांद्रता यदि बराबर हो तो उसको समपराश्रयी विलयन कहते हैं। जैसे कि नमक का 0.9% का विलयन तथा RBCS कोशिका का द्रव्य समपराश्रयी विलयन होता है। फिर है अल्प पराश्रयी विलयन, जब विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कम हो। जो विलयन की सांद्रता होती है वो कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कम सांद्रता वाली होती है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्प पराश्रयी विलयन कहते हैं। फिर है अति पराश्रयी विलयन, जब विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की अपेक्षा बहुत ज्यादा अधिक होती है तो उसको बोलते हैं अति पराश्रयी विलयन। पराशरण के प्रकार, पराशरण 2 प्रकार का होता है, अंतःपराशरण और बाह्य पराशरण। अंतःपराशरण क्या होता है कि कोशिका के चारों तरफ जल को कोशिका के अंदर प्रवेश करने की क्रिया को अंतःपराशरण करते हैं। कोशिका बाहर में होता है और जल को अगर अंदर ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंतःपराशरण कहते हैं। इससे क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर दबाव बनता है। इसी कारण जब लाल रुधिर कोशिकाओं को अशुद्ध जलोढ़ में रखा जाता है तब फट जाती है, किंतु पौधों की कोशिकाएं नहीं फटती क्योंकि उनमें उपस्थित कोशिका भित्ति इन्हें फटने से रोक देती है। जब किसी कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु पराश्रित होकर कोशिका से बाहर जाने लगते हैं और जल के निष्कर्षण की इस क्रिया को क्या बोलते हैं, बाह्य पराशरण बोलते हैं। फिर है आपका जीव द्रव्य कुंचन, एक नेक्स्ट चीज है यहाँ पे, प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन ये भी आता है। जब पौधों की कोशिकाओं को अति पराश्रयी विलयन में रखा जाता है, जब पौधों की कोशिका जो होती है उसको अति पराश्रयी विलयन में अगर रखा जाता है तो बाह्य पराशरण के कारण उनके अंदर जीव द्रव्य जो होता है वो संकुचित हो जाता है, क्योंकि कोशिका द्रव्य में स्थित जो रिक्तिका होता है वो जल पराशरण होकर बाहर निकल जाता है। मतलब अगर प्लांट सेल में देखेंगे तो इस प्रकार का इसमें रिक्तिका पाया जाता है ना, खाली स्पेस पाया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है जब अति पराशरण में रखते हैं और ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इससे क्या होता है, कोशिका का साइज भी छोटा हो जाता है। रिक्तिका के संकुचित होने के कारण जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। तो ये क्या होगा, इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ के पास आ गया है ना, इसीलिए क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य कुंचन। अर्थात जंतु की जो लाल रुधिर कोशिका होती है वो भी जीव द्रव्य कुंचन का एग्जाम्पल प्रस्तुत करती है। फिर जब इसमें क्या होता है, फिर इसको जल में रख देते हैं, है ना, जीव द्रव्य जो कुंचन हुआ रहता है उसको अगर हम लोग जल में रख देते हैं तो वह अंतःपराशरण से जल को अवशोषित करके पुनः पूर्ववत हो जाती है। फिर है डिफ्यूजन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफ्यूजन। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना क्या कहलाता है,
आयनों और अणुओं का अभिगमन को क्या कहते हैं? विसरण। परासरण क्या होता है? विलयन में होता है, और जो विसरण जो होता है वो अणुओं या आयनों में होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जब कॉपर सल्फेट के टुकड़े को जल में रखा जाता है तो अणु विसरित होकर जल को नीला बना देता है। कॉपर सल्फेट जो होता है ना, कॉपर सल्फेट का जो कण होता है, या कोई भी कण या कोई भी आयन जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब जाता है तो उसको बोलते हैं विसरण। ये पूछा जा सकता है, परासरण और विसरण। तो उदाहरण है आपका कॉपर सल्फेट जो होता है, अगर उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी को वो क्या कर देता है? नीला बना देता है, और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली में अधिगमन नहीं होता है। विसरण भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा देखते हैं? तो अंतःविसरण और बाह्य विसरण होगा। यह है जीव द्रव्य कुंचन का उदाहरण। ठीक है, आप लोग देख लेंगे इसको। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है आपका? साधारण विसरण, सिंपल डिफ्यूजन, और फैसिलिटेड विसरण। तो साधारण विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। इसमें क्या होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, लेकिन वाहक की सहायता से गति करता है। फिर इसमें वाहक की आवश्यकता नहीं होती, इसमें वाहक मस्ट होता है। यह क्रिया स्टीरियो विशिष्ट नहीं होती, यह क्रिया स्टीरियो विशिष्ट होती है, 0 या 2। ठीक है। फिर है परिग्रहण, एंडोसाइटोसिस। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा खाद्य पदार्थों या बाह्य पदार्थों को, बड़े कणों को ग्रहण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? परिग्रहण बोलते हैं। खाद्य पदार्थों का जो आवागमन होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? परिग्रहण कहते हैं। ये क्या होता है? इस दो प्रकार का होता है। कोशिका पायन, पिन्नुकोसाइट बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से होकर कोशिका द्वारा तरल पदार्थों को अंतर्ग्रहण की क्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका पायन। प्लाज्मा झिल्ली में जब खाद्य पदार्थ, कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थ भी जाता है तो वो क्या होता है? अंदर जाने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं परिग्रहण। ठीक है। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं इनके प्रकृति के अनुसार। तो पहला है कोशिका पायन। अगर तरल पदार्थ अंदर जाता है तो उसको बोलते हैं कोशिका पायन। अधिक आणु व्यवहार वाले जैसे कि प्रोटीन इत्यादि होता है, वो परिसरण के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली से होकर नहीं पहुंचा जा सकता, उन्हें इस विधि के द्वारा ग्रहण किया जाता है। देखो, कोई तरल है ना, कोई तरल है, वो क्या हुआ? यहाँ से छेद बनाया और उसके बाद अंदर घुस गया, इसको बोलते हैं पिनोसोम। क्लियर? प्लाज्मा झिल्ली है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, इससे घुस गया, इनविगेशन हो गया। ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ? एक आशय बनाता है जिसमें द्रव पदार्थ की बूंदें बहकर आ जाती है। आशय मतलब तो छेद बनाते जाता है धीरे धीरे अपने झिल्ली में, फिर उसमें भर जाती है, फिर ये अंदर चला जाता है। ठीक। कोशिका द्रव्य में आ जाता है, इसे पिनोसोम कहते हैं। लाइसोसोम इन्हें ग्रहण करके पचा देते हैं। फिर जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है? पाचक का कार्य करता है ना। मृत जो पदार्थ होते हैं उनको खा जाता है, तो ये क्या करता है? भक्षाणु का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। उसके बाद ये विसरित हो जाता है, बाहर करने के लिए उसके विपरीत क्रिया होती है। यह क्रिया थायराइड ग्रंथि में देखी जा सकती है। भक्षाणु क्रिया प्लाज्मा झिल्ली से होकर कोशिका द्वारा ठोस पत्तियों के अंतर्ग्रहण की क्रिया को भक्षाणु क्रिया कहते हैं। प्रोटोजो असंख्य जंतु जो होते हैं इसी विधि द्वारा भोजन करते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जंतु जो होते हैं इस विधि से सफेद रुधिर कोशिकाओं को रोग कारक जंतु से रक्षा करते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि अब ये तो हो गया तरल पदार्थ के बारे में। अब अगर ठोस पदार्थ आता है तो क्या कहता है? ठोस पदार्थ को प्लाज्मा झिल्ली अंदर ले लेता है, फिर उसको फैगोसोम, फिर वो अंदर ले लेता है, फिर वो जीव द्रव्य में चला जाता है। जीव द्रव्य में जाने को क्या बोलते हैं? इसको फैगोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसोम। या लाइसोसोम में जाकर मिल जाता है, और लाइसोसोम में प्रकीर्णन से इसका पाचन होता है। फिर जो बाहर निकालने युक्त पदार्थ होता है वो बाहर कर दिया जाता है ना। कोशिकाएं पायन का भक्षाणु क्रिया दोनों ही एक समान क्रिया है, दोनों में ऊर्जा लगता है। ठीक। फिर है कोशिका वमन। यह विधि द्वारा कोशिका के अंदर जो वस्तुएं हैं उनको बाहर निकालने की क्रिया होती है। वमन मतलब होता है उल्टी करना, एक्सोसाइटोसिस जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है? अंदर जा रहता है, अब अंदर में ये पच गया, उसके बाद यहाँ पे जमा हो गया। अब ये क्या करता है? फिर एक छिद्र बनता है जिससे जाके वहाँ पे आता है और चिपक जाता है प्लाज्मा झिल्ली से, फिर वो एक छिद्र बन जाता है, और छिद्र बनने के बाद क्या होता है? कोशिका से बाहर आ जाता है। इस क्रिया में क्या लगता है? एटीपी का ऊर्जा लगता है। फिर है सक्रिय अभिगमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब सांद्रता अधिक से सांद्रता की ओर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाओगे, मतलब धीरे धीरे चलते रहोगे और एकदम फास्ट चलोगे तो उसमें ऊर्जा क्या लगेगा? ऊर्जा लगेगा, जो एटीपी की आवश्यकता होती है इसके सक्रिय अभिगमन के लिए।
जो एटीपी होता है वो उसमें लगता है, फिर वो एटीपी में चेंज हो जाता है। अणु विसरण और परासरण की अपेक्षा तीव्र गति से अभिगमन करते हैं और साथ ही यह क्रिया ठंड, गर्मी और विषैले पदार्थों और ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति को नियंत्रित करता है। ये है सक्रिय अभिगमन करने वाले पदार्थ। इनमें कैरियर की आवश्यकता होती है, वाहक की आवश्यकता होती है ना। इसमें क्या करता है, प्रोटीन और एंजाइम जो होता है, प्रोटीन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, वाहक का कार्य करते हैं। इस क्रिया में प्रकीर्ण के समान सक्रिय स्थल पर बंधन स्थल पाए जाते हैं। अभिगमन करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं, बंधन स्थल में जाते हैं अभिगमन करने वाले, और वहाँ से क्या करते हैं, वाहक के द्वारा पदार्थ के साथ साथ अस्थायी रूप से यौगिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो अंदर चला जाता है। उसके बाद वो अंदर जाकर प्लाज्मा झिल्ली के बिना, प्लाज्मा झिल्ली का जो संरचना है उसमें बिना संरचना को परिवर्तित किए अंदर चला जाता है और मुक्त कर देता है और स्वयं अपरिवर्तित रूप से प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ही रह जाता है तथा पुनः दूसरा अभिगमक का अभिगमन करने लगता है। जैसे कि देखेंगे, अगर सोडियम आयन है वो अस्थायी कॉम्प्लेक्स के रूप में प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अस्थायी कॉम्प्लेक्स मतलब जो चीज़ अंदर जाते रहता है, लिपिड और प्रोटीन उसके साथ क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसके साथ वो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर दूसरी ओर जाकर मुक्त हो जाता है। मिचेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सोडियम और पोटेशियम रुधिर कोशिकाओं में अभिगमन के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के अपघटन से आता है। जब एटीपी का अपघटन होता है तब क्या होता है, रुधिर में ये आता है, किसके रूप में आता है, सोडियम और पोटेशियम आयन के रूप में। यह क्या बोल रहा है कि परासरण और विसरण क्रिया को निष्क्रिय अभिगमन भी कह सकते हैं। अगर ये तो हो गया आपका सक्रिय अभिगमन, है ना, कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या करता है, अंदर चला जाता है। अगर परासरण और विसरण की क्रिया को देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पेसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय अभिगमन कहते हैं, क्योंकि इन क्रियाओं के लिए ऊर्जाओं की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिर्फ सांद्रता जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें अल्प मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर देखेंगे सोडियम पंप, ये आता है ना, सोडियम और पोटेशियम का अभिगमन कैसे होता है, तो ये आप दर्शाएंगे। ये मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म में सोडियम जो होता है वो क्या करता है, किसी के साथ सोडियम या पोटेशियम जो होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चला जाता है। गतियाँ होती है जिनके कारण ये ठोस सतह पर आसानी से प्रचलन कर सकते हैं। कैसे होता है, कुछ जीव जो होता है उसमें क्या होता है, तरंग के समान या फिर रेशे के समान संरचना होती है जिसके कारण ये क्या करता है, प्रचलन करता है। अब जीव द्रव्य देखेंगे, प्रोटोप्लाज्मा। जीवों की प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव्य कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रकार का मटमैला अर्ध पारदर्शक चिपचिपा तरल जीव पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव का प्रत्येक जो कोशिका होता है, जीव द्रव्य कला जो होता है उसके अंदर मैट्रिक्स तरल पदार्थ पाया जाता है जिसमें सारे कोशिकांग रहते हैं, उसको बोलते हैं, ये अर्ध पारदर्शक पदार्थ होता है, चिपचिपा होता है तथा जीवित होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा। अगर इसके नेचर की बात करते हैं तो इनमें अलग अलग मत दिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने, लेकिन जीव द्रव्य को कोलाइडल वाद ही द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। शेषवाद अब जो है वो सिर्फ एक थ्योरी बनकर ही रह गए हैं, है ना। कोलाइडल वाद जो होता है उसमें सर्वप्रथम फिशर और हार्डी नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इस जीव द्रव्य एक कोलाइडल विलयन है। जीव द्रव्य क्या है, कोलाइडल विलयन है जो किससे मिलकर बना है, जिस पर क्या क्या उपस्थित होता है, प्रोटीन, लिपिड और अन्य दीर्घ अणु जो होते हैं, जल भी जो होता है वो उपस्थित होता है। ये क्या होता है, एल्विलाई में नहीं पाई जाती, बाद में ये बनती है। फिर अगर इसका केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, रासायनिक कंपोजिशन देखेंगे तो ये क्या होता है, जीवित वस्तु होता है। जीवित वस्तु होने के कारण इसका जो संगठन होता है वो कोशिका में हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए इसका संगठन ज्ञात करना कठिन है। लेकिन अगर इसका देखेंगे परिवर्तन देखेंगे तो इसमें लगभग 34 तत्वों की खोज अब तक की जा सकी है, जिसमें से क्या क्या पाया जाता है, इसमें से है आपका ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन जो है, इस प्रकार के चीज़ क्या हो गए, इन तत्वों का खोज कोशिका द्रव्य में किया जा चुका है। फिर इसके बाद इस तत्वों के अलावा आयोडीन, मैग्नीज, एल्युमिनियम, बोरान, तांबा, ब्रोमीन, जस्ता आदि भी बहुत कम मात्रा में जीव द्रव्य में उपस्थित होते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं, जो क्या है, माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट भी जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स होती हैं, है ना, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं, एल्कलॉइड्स होता है, अकार्बनिक पदार्थ भी होता है, यौगिक के रूप में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जीव द्रव्य में पाई जाती हैं। अब देखेंगे साइटोप्लाज्म।
कोशिका द्रव्य जो होता है वो जैव द्रव्य के जैसा ही होता है ना, जीव द्रव्य के रूप में ही होता है। छात्रों को यह बात स्पष्ट है कि एक ही वस्तुएं नहीं है, कोशिका द्रव्य और जो जीव द्रव्य है वो अलग अलग चीज है ना। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती है उन्हें सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। देखो अगर ये प्लाज्मा झिल्ली है, अगर उसमें सब चीज पाया जाता है ना, सब चीज, उसको क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य। लेकिन कोशिका द्रव्य क्या कहता है कि कोशिका द्रव्य जो प्लाज्मा झिल्ली है और केंद्रक है, और इन दोनों के बीच में जो चीजें पाई जाती है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। यह कोलाइडल तंत्र के रूप में होता है। यह अर्ध कोशिकीय जीव द्रव्य का एक हिस्सा है और केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य को एक साथ क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। अगर इनकी संरचना देखेंगे कोशिका द्रव्य की, तो ये भी दो भागों में मिलकर बना है। हाइलोप्लाज्मा, जिसको आधात्री बोलते हैं, ये क्या होता है, आधार भाग होता है जिसमें सूक्ष्म और बृहद अणु दोनों होते हैं। कुछ समय पूर्व इस हाइलोप्लाज्मा को एक रचना विहीन तरल माना जाता था। हाइलोप्लाज्मा है जिसका रचना नहीं माना जाता था, लेकिन 1970 की उच्च वोल्ट इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के आधार पर यह सूक्ष्म वस्तु की बनी एक जालिका होती है। इसमें सभी संरचनाएं जो होती है अपनी अपनी जगह पर स्थित होती है और एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इनके जालिका में क्या होता है, परासरण दाब आयन सांद्रता के कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, कोशिका को अंतस्था भी कहते हैं। फिर एक ट्रोफोप्लाज्मा कोशिकांग, ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई, कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें बिखरी हुई बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोप्लाज्मा बोलते हैं। जैसे कि अलग अलग कोशिकांग, और ये सारे कोशिकांग जो होते हैं जीवित होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम आदि, जिनका विशिष्ट इनका अध्ययन भी हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे। पहला देखते हैं अब हाइलोप्लाज्मा या कोशिका अंतस्थ या उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ। अगर इसका निर्जीव पदार्थों को देखेंगे, कोशिका का अंतस्था कहते हैं, या कोशिका का आधार द्रव्य है जिसमें जीवित कोशिकांग जो रहते हैं वो बिखरे रूप से पड़े रहते हैं। इनके अगर निर्जीव पदार्थ जो होता है वो क्या क्या होता है देखते हैं। संचित पदार्थ, संचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो भी कहाँ रहते हैं, कोशिका के कोशिका द्रव्य में होते हैं। ठीक है, इनको भी अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ रहता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है पौधे में पाया जाता है, पौधे के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो कहाँ पाया जाता है, जड़ों की गांठों के कोशिकाओं में संचित होता है ना। और फिर है प्रोटीन, यह सामान्यतः पादपों के प्रोटीन संचयी ऊतकों में पाया जाता है, जैसे कि अरंडी, मक्का, जौ, गेहूं इत्यादि के जो बीज में एल्यूरान के कण जो होते हैं और जंतु कोशिकाएं जो होती है उनमें ये संचय की आवश्यकता अनुसार संश्लेषण करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका लिपिड। तेल देने वाले जो पादप होते हैं उनकी कोशिकाओं या कोशिका द्रव्य में क्या होता है, लिपिड स्टोर होता है। फिर है सेक्रेटरी मटेरियल्स, जो कोशिका और जीव द्रव्य द्वारा स्रावित करने वाले जो पदार्थ होते हैं जो वृद्धि या पोषण में सहायता करते हैं। इनको रंगों और पदार्थों, विकर, मकरंद, हार्मोन्स, विटामिन जो है वो भी क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में स्टोर रहते हैं। फिर अपशिष्ट पदार्थ, जो कोशिकाओं को नीड होता है, फिर जैसे खाद्य पदार्थ, अब उसको उसमें से ऊर्जा ले लिया, फिर उसमें से कुछ हानिकारक पदार्थ बचते हैं या फिर कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जिनको फेंकना उचित होता है, तो वो भी स्टोर रहते हैं कोशिकाओं में। फिर क्या करते हैं, धीरे से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि आपका लैक्टेज है, टैनिन है, कार्बनिक अम्ल है, गोंद है, सुगंधित ऑयल है, ये सब क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। अगर टेनिन का देखेंगे तो एक टेनिन है, इसके अलावा हरा, बहरा, आंवला, चाय तथा लकड़ियों में भी टैनिन पाया जाता है। अगर सुगंधित तेल देखेंगे तो तुलसी के पौधे में पाया जाता है, यूकलिप्टिस, नींबू की पत्तियां तथा नारंगी और नींबू के फल के छिलकों में भी पाया जाता है। अगर रेजिन देखेंगे तो पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है, ये शंकु वृक्षों जैसे कि शंकुनुमा वृक्ष, इस टाइप के जो वृक्ष होते हैं, चीड़, ताड़ वाला जो होता है उसमें पाया जाता है। फिर एक खनिज रवे, पौधों की कोशिकाओं में बहुत सारे रासायनिक यौगिक के रवे पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट हो सकते हैं। इसके अलावा भी कई यौगिक जो रवे होते हैं पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखो कैसे स्टोर होते हैं पादप कोशिकाओं में रवे, ये देखो सिस्टोलिथ जो होता है, यहाँ होता है एपिडर्मिस, सेल विथ क्रिस्टल ऑफ CaCO3। फिर है वैक्यूल्स। अब हम लोग कोशिकांगों के तरफ अब बढ़ रहे हैं, तो अब देखते हैं पहला पार्ट देखते हैं रिक्तिका। वैक्यूल्स जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जंतु कोशिका में छोटे माप वाले होते हैं, लेकिन या तो किसी किसी में विलुप्त है ना, मतलब नहीं होते हैं। और पादप कोशिका में बड़े आकार में लगभग कोशिका के 90% भाग को क्या करते हैं, ग्रहण करके, मतलब कैप्चर करके रखे रहते हैं। इनमें जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें अजीवित संग्राहक के रूप में पाए जाने वाला कोशिका जो होता है अंतस्था होता है। रिक्तिका में कोशिका रस होता है जो
रिक्तिका होता है उसमें क्या भरा होता है, कोशिका रस भरा रहता है, जो एक जलीय घोल होता है जिसमें कई घुलित पदार्थ होते हैं। अगर कोई मैच्योर्ड मतलब जो युवा कोशिका जिसको बोल सकते हैं, वो अगर घना होता है और कोशिका जो द्रव्य होती है उसमें छोटे छोटे कई रसधानियाँ होती हैं, जबकि मतलब जब मैच्योर होता रहता है, जब ग्रोथ होता रहता है कोशिका में, तो उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो मैच्योर्ड हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब उसमें वो सारे रसधानी मिलकर एक बड़े आकार की रसधानी के रूप में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिसे राजधानी कला या टोनोप्लास्ट कहा जाता है। यह कोशिका रस को कोशिका द्रव्य में मिश्रित नहीं होने देता। जो कोशिका रस है और कोशिका द्रव्य मतलब सेल शेप जिसको बोलते हैं, जो रिक्तिका के अंदर होता है, वो दोनों को मिलने नहीं देता। इनकी संरचना संगठन प्लाज्मा कला के जैसा होता है। जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली का संगठन होता है, उनका वर्क जो होता है वो ऐसे ही रिक्तिका का वर्क होता है। कुछ कोशिकाओं में तेल रसधानी भी पाए जाते हैं, जिनमें वसीय तेल की बूंदे, ईथर एवं तेल या रेजिन पाया जाता है। ये है पादप कोशिका में रिक्तिका। तरुण अगर अवस्था में देखेंगे, युवा अवस्था में तो ऐसे छोटे छोटे संरचना के रूप में पाए जाते हैं। अगर मैच्योर्ड में देखेंगे, परिपक्व अवस्था में देखेंगे, तो इस प्रकार का बड़ा रिक्तिका पाया जाता है। रिक्तिका का अगर कार्य देखेंगे तो ये क्या करता है, घुला जो पदार्थ होता है, घुला जो पदार्थ बहुत अधिक होता है, वो कोशिका के जल संबंधित का नियम रखता है। मतलब जो जल का आवागमन जो होता है उसको ये कंट्रोल करता है, और उपापचय पदार्थ द्वारा उत्पादित पदार्थों के लिए एकत्रीकरण का भी कार्य करता है। प्रोटोजोआ और प्रोटिस्टा के कोशिकाओं में रसधानी भोजन रसधानी के रूप में होता है। मृदु जल प्रोटोजोआ में रसधानी संकुचनशील होते हैं तथा वह ऑस्मो नियंत्रण करते हैं, उत्सर्जन की क्रिया भी करते हैं। नीलहरित शैवाल कोशिकाओं में रिक्तिका होती है जो उसे तैरने में बंटन करती है। क्या करता है ये, बड़ा सा क्या बोलना चाहिए, रिक्तिका होता है, छेद होता है, जिसमें क्या होता है, हवा भरा भी, किसी किसी में एयर भी होता है, जिसके कारण वो क्या करता है, तैरने में सहायता करता है, हल्का हो जाता है जिससे कोशिका है ना। कोशिका द्रव्य में संग्रहित होते हैं भोज्य पदार्थ होता है, अकार्बनिक क्रिस्टल होता है, म्यूकस होता है, रेजिन होता है, रेफाइड्स आदि प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं।